IIT 2010 पेपर 1 सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें SCQ में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है द सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन। हमें 3 ऑक्टाइन बनाना है। थ्री ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय एडिंग अ ब्रोमो अल्कीन। कोई एक ब्रोमो अल्कीन है into a mixture of sodium amide and an alkyne अल्काइन टर्मिनल भी हो सकता है, अल्काइन नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, इसमें मेंशन नहीं है। द ब्रोमो अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर रेस्पेक्टिवली, इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है वो ए ऑप्शन है Br CH2 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 CH3 and CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। जो बी ऑप्शन दे रखा है वो बी ऑप्शन है Br CH2 CH2 CH3 and CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। थर्ड ऑप्शन Br CH2 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 CH3 and CH3 and C triple bond CH। and last option is D Br CH2 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 CH3 and CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें बनाना है अल्काइन और सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड, सोडामाइड और अल्काइंस। हमें मालूम है सोडामाइड एक बहुत ही अच्छा बेस है और अगर हमने टर्मिनल अल्काइंस लिए तो टर्मिनल अल्काइंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका मतलब बेस सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन खींचकर कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर लेगा और कार्बन आयन एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करके Br को आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं वो पूछना चाहते हैं किसी टर्मिनल अल्काइंस के ऊपर सोडामाइड का रिएक्शन है और सोडामाइड के रिएक्शन से आपको बना लेना है RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na+, और ये किसी अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करके आपको दे देगा RCC एंड यहाँ पे R। ये सेम भी हो सकता है, इवन ये डिफरेंट भी हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें ये बनाना है। इसका मतलब या तो हम अल्काइन इसका ले सकते हैं और इसके अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करा सकते हैं, या हम अल्काइन इसका ले सकते हैं और इसके अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करा सकते हैं। तो अगर ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो टर्मिनल अल्काइंस यहाँ पे इन चारों में टर्मिनल अल्काइंस है, लेकिन एक साइड हमें चाहिए मिनिमम 2 कार्बन या 1 2 3 और 4 कार्बन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। इसका मतलब अगर हम इस वाले पोर्शन को पकड़ें और यहाँ से बेस के द्वारा प्रोटॉन खींचकर कार्बन आयन बना लें और इस कार्बन आयन का अटैक इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर कराकर Br को निकाल दें तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 3 आयन का फॉर्मेशन मिल जाए। तो आंसर होगा डी। सेकंड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो ये पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज। जो डाइसैकेराइड इन्होंने बना के दिया हुआ है वो है यहां पे O CH2 CH2 O यहां पे दे रखा है CH2OH, यहाँ पे H H OH H OH OH H, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे है H, यहाँ पे अगेन CH2OH और यहाँ पे H
OH H OH CH2 OH एंड हियर H। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज फर्स्ट रिंग ए, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो रिंग ए है, और ये जो है दिस इज रिंग बी। रिंग ए इज अ पायरानोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। दूसरा, रिंग ए इज फ्यूरानोज विद अल्फा ग्लाइकोसाइड लिंकेज। थर्ड, ring B is furanose with alpha glycoside link, and D, ring B is pyranose with beta glycoside links। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ग्लाइकोसाइड्स और पायरानोज शुगर और फिनोज शुगर क्या है। अगर हमने ग्लूकोज की बात की है, अब ग्लूकोज में अगर हमने लिया CHU CH2 OH 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 H OH H OH H और H। इस ग्लूकोज में अगर इस OH ने इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक शुगर्स आर सिंपली कॉल्ड एज पैरानोज शुगर, पैरानोज शुगर। लेकिन अगर हमने फ्रक्टोज लिया और वो लिया CH2 OH CO CH2 OH 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 H OH H और H, अगर हमने फ्रक्टोज लिया और सेम इस पोजीशन से OH का अटैक अगर हम यहाँ पे करा दें तो जो रिंग मिलेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 5 मेंबर रिंग मिलेगी। जैसा ऐसा कुछ होगा, इट मींस अगर हमने 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन की बात किया तो दिस शुगर इज कॉल्ड एज फ्यूरानोज शुगर, फ्यूरानोज शुगर। लेकिन अगर हमने 6 मेंबर रिंग की बात किया तो दिस शुगर इज कॉल्ड एज पैरानोज शुगर। तो इस स्ट्रक्चर में देखा जाए तो एक शुगर है 6 मेंबर रिंग, मतलब ये पैरानोज शुगर है, और दूसरे वाले को देखा जाए जो है 5 मेंबर रिंग और ये पर्टिकुलर आपका फ्यूरानोज शुगर। तो इन्होंने क्वेश्चन ये रखा है कि ए जो है वो पैरानोज है, बी जो है वो फ्यूरानोज है, और इसी बेसिस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नया क्वेश्चन ये था इनमें कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इस अल्कोहल ने इसके ऊपर अटैक किया या इस अल्कोहल ने इसके ऊपर अटैक किया तो हेमी एसिटल लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, हेमी एसिटल लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर इसी की बात करूं और ये अटैक करा दे तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है। इस पर्टिकुलर के बेसिस पे यहां पे आ जाएगा OH। अगर हमने OH को ऊपर लिखा हुआ है, अगर हमने OH को ऊपर लिखा हुआ है तो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं बीटा फॉर्म। लेकिन अगर हमने OH को नीचे लिखा हुआ है, अगर हमने OH को नीचे लिखा हुआ है तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोलते हैं अल्फा फॉर्म। वो कार्बोनिल कार्बन जो काइनेलिटी क्रिएट कर रहा है, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। तो इसका अगर हम एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे के साइड लिखते हैं तो इस फॉर्म को बोला जाता है अल्फा, और अगर हमने एनोमेरिक फॉर्म को एनोमेरिक कार्बन पे OH को ऊपर लिखा हुआ है तो दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड एज बीटा। तो अगर हम इस हेमी एसिटल का रिएक्शन अगर किसी अल्कोहल के साथ कराएं और वाटर को सिस्टम से निकाल दें, वाटर को सिस्टम से निकाल दें तो जो ईथर लिंकेज मिलेगा, दिस ईथर लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर ये OH या OR ऊपर के साइड अटैच है इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लाइकोसाइड्स, और अगर OR नीचे का साइड अटैच है इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लाइकोसाइड्स। तो अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो इस एनोमेरिक कार्बन पे, इस एनोमेरिक कार्बन पे OR नीचे का साइड है, इट मींस ये जो पर्टिकुलर लिंकेज है दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लाइकोसाइड्स। क्लियर? तो इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के बेसिस पे इनका आंसर है ए। रिंग ए इज अ पायरानोज शुगर क्योंकि 6 मेंबर रिंग है विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है एससीक्यू में, इन द रिएक्शन, इन्होंने रिएक्शन दे रखा है फिनाइल ग्रुप अटैच विथ OCH3, मतलब एनिसोल है, एनिसोल के ऊपर इन्होंने रिएक्शन करा रखा है HBr का और पूछा हुआ है द प्रोडक्ट R। अब चेक करो, ये ईथर है और ईथर के ऊपर HBr का रिएक्शन कराया गया है, इसका मतलब ये एक बेस भी है
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बेस भी है। सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा और एसिड बेस रिएक्शन से प्रोटॉन इसके ऊपर अटैच होगा, प्रोटॉन इसके ऊपर अटैच होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव इनके ऊपर अटैक करना चाहेगा। तो अगर हमने ईथर की बात किया तो ईथर के केस में दिमाग में रखना है कि अगर ईथर है चाहे वो सिमेट्रिकल हो या वो अनसिमेट्रिकल हो, अगर आपने देखा जनरली अगर ये आर या ये आर, कोई भी आर अगर टर्सरी नेचर का हो या किसी भी आर के ब्रेकिंग से अगर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही हो, चाहे वो प्राइमरी हो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडरी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो वो टर्सरी होना चाहिए या प्राइमरी सेकेंडरी हो तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। मतलब ओवरऑल जो कार्बोकैटायन बनाने के बारे में सोच रहे हैं वो कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो अगर वो कार्बोकैटायन इधर का कहीं का भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इट मीन्स रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म होती है SN1। लेकिन अगर हमने ईथर लिया चाहे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, इसके ऊपर अगर हमने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने के बारे में सोचा है, तो अगर ये आर भी प्राइमरी या सेकेंडरी नेचर का है, ये आर भी प्राइमरी या सेकेंडरी नेचर का है और स्टेरिक हिंडनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में जो नेचर ऑफ रिएक्शन होता है द नेचर ऑफ रिएक्शन विल बी SN2। तो इस पर्टिकुलर बारे में सोचा जाए तो इस पर्टिकुलर में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर पहले से सिस्टम में रेजोनेंस में था, और जब पहले से सिस्टम में रेजोनेंस में था मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। और इस पर्टिकुलर में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनाने के बारे में भी सोचें तो ये कार्बोकैटायन प्राइमरी नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, स्टेरिक हिंडनेस भी कम है, तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये सिस्टम से निकाल देगा। तो ओवरऑल वाया SN2 मैकेनिज्म जो हमें कंपाउंड मिलेगा, द कंपाउंड विल बी फिनॉल एंड ब्रोमोमीथेन। तो जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है ए, जिसमें ए में इन्होंने Br फिनाइल और यहां पे लगा रखा है OCH3 और कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है वो कह रखे हैं ब्रोमोबेंजीन और इसके साथ बना रखा है CH3Br। थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ब्रोमोबेंजीन और साथ में मिथेनॉल, और लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है फिनॉल एंड मिथाइल ब्रोमाइड। द आंसर विल बी डी, फिनॉल एंड मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन में है। इसमें इन्होंने एक रिएक्शन दे रखा है, इन द रिएक्शन और रिएक्शन है फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH एक्वस ब्रोमीन, द इंटरमीडिएट इज और आर, द इंटरमीडिएट इज या आर। एक ऑप्शन जो ने दे रखा है वो ऑप्शन है इन्होंने फिनॉक्साइड बनाया, फिनॉक्साइड के ऑर्थो और पैरा पे Br अटैच किए। बी जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन दे रखा है कीटोन का फॉर्मेशन किया और यहां पे लगा रखा है Br और Br। जो सी ऑप्शन है वो अगेन फिनॉक्साइड है और फिनॉक्साइड के पैरा पोजीशन पे एक Br है, और जो डी ऑप्शन है वो है फिनॉक्साइड और फिनॉक्साइड के मेटा पोजीशन पे दे रखा है Br। अब चेक करिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी यहाँ पे बेस है और ये हाइड्रोजन एसिडिक है। इसका मतलब अगर मैकेनिज्म की बात करें तो बेस सबसे पहले फिनॉल के एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एब्स्ट्रैक्ट करके पहले बनाएगा फिनॉक्साइड। तो पहले बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही थी OH के प्लस के कारण, लेकिन एसिड और बेस रिएक्शन से अब आपको मिल गया है फिनॉक्साइड जिसमें O नेगेटिव का प्लस और स्ट्रॉन्ग है, जो
फिनाइल ग्रुप को या बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर प्लस एम की ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आता है O नेगेटिव, फिर आप देखोगे यहाँ पे आता है NH2 नेगेटिव, फिर आता है NHC, फिर NCC, और उसके बाद जो बात करते हैं वो कहते हैं OH। मतलब पहले बेंजीन को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड हो रही थी वो हो रही थी OH के कारण, अब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस M O नेगेटिव, जिसके कारण ये रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, और इसके कारण A डबल बॉन्ड B C के पास नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पोजीशन, फिर A डबल बॉन्ड B C के पास नेगेटिव चार्ज ये पोजीशन, A डबल बॉन्ड B C के पास नेगेटिव चार्ज ये पोजीशन। तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें फिर ऑक्साइड का, तो हम देखेंगे कि इन पर्टिकुलर पोजीशन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसका मतलब जब ये पोजीशन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये बहुत ही आसानी से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, क्लियर, भले वो पार्शियल पॉजिटिव ही क्यों ना हो, बहुत ही आसानी से इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक करके इसको सिस्टम से निकाल सकती हैं, क्लियर। तो इन्होंने यहाँ भी जो दे रखा है ऑप्शन, उस पर्टिकुलर में ऑर्थो पे भी अटैचमेंट है और साथ साथ पैरा पे भी अटैचमेंट है, हो सकता है क्योंकि प्लस एम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर हम फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराएं तो उस केस में एक साथ 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने बीच के इंटरमीडिएट की बात किया हुआ है और इंटरमीडिएट बना रखा है 2 and 4, इट मींस ये पॉसिबल है। अगर इस पर्टिकुलर में देखें एक साथ इन्होंने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट भी किया है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखें तो 3 स्टेप में प्रोसीड होते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड लास्टली डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे हमें केवल एक ही प्रोटॉन को निकालकर उस इलेक्ट्रोफाइल को उस हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, इट मींस ये नहीं होगा। सी ऑप्शन को भी देखा जाए तो सी ऑप्शन में अटैक ऑर्थो से ना कराकर इन्होंने अटैक पैरा से करा रखा है, इट मींस ये भी पॉसिबल। और लास्ट इन्होंने मेटा पोजीशन ऑफ ब्रोमीन को जोड़ रखा है, लेकिन हमने देखा कि O नेगेटिव के प्लस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, इट मींस अटैक मेटा पे नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपको A and C। नेक्स्ट जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो कन्फर्मेशन से है। इन्होंने क्वेश्चन दिया इन द न्यूमन्स प्रोजेक्शन ऑफ 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर हम स्ट्रक्चर को बना लें तो हम देखेंगे कि CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड CH3 1 2 3 और 4। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ये स्ट्रक्चर है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है इन द न्यूमन्स प्रोजेक्शन ऑफ 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। यहां पे इन्होंने लिखा रखा है X Y CH3 H H और CH3, और इन्होंने पूछा हुआ है X and Y कैन रेस्पेक्टिवली बी। ए ऑप्शन इन्होंने दे रखा है H and H, B ऑप्शन दे रखा है H and C2H5, C ऑप्शन दे रखा है C2H5 and H, और D ऑप्शन दे रखा है वो है CH3 and CH3। तब इस पर्टिकुलर को देखा जाए तो हम इसको मान लें कार्बन, और इस कार्बन पे X लगा हुआ है, X हम H मान ले। तो अगर हमने H माना तो ये हो जाएगा H H और H, मतलब ये कार्बन हो जाएगा CH3। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रंट कार्बन पे आपको मिलेगा CH3, पीछे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो पीछे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, और इसके बाद कह रहे हैं कि ये भी है H, ये भी है H। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन, जो कि हमें नहीं चाहिए। सेकंड अगर हम बात करें H और इथाइल, तो इस पर्टिकुलर पे अगर हमने H को रख लिया तो ये अगेन CH3 और पीछे वाले कार्बन पे 2 CH3 है और एक इथाइल है, 2 CH3 है और एक इथाइल है, जो कि हमें डिजायर्ड चाहिए, इट मींस ये हो सकता है। अगर हम C को देखें तो फ्रंट वाले कार्बन पे इन्होंने कह रखा है इथाइल, इट मींस CH3 CH2, और पीछे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है और उसके बाद ये कह रहे हैं H है। इट मींस अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर है 1,2 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन हमें चाहिए 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इट मींस ये भी नहीं है। अगर लास्ट वाले ऑप्शन को देखें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, इट मींस अगर हमने यहाँ पे ले लिया CH3
इस वाले कार्बन पे H है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं CH2। पीछे वाले कार्बन पे भी यहाँ पे CH3 लगा रखा है और यहाँ 2 CH3 पहले से, इट मीन्स CH3 और पीछे अटैच कर रहे हैं CH3। इट मीन्स अगर इसको भी देखा जाए तो 1 2 3 और 4, तो ये कंपाउंड भी है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इट मीन्स ये भी आंसर हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी एंड डी। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है इंटीजर टाइप में, और इंटीजर टाइप में जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा, दैट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स, द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, मतलब वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम को डोनेट कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन इज, इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है NH3 प्लस CH2 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 फिर CH NH2 और CO नेगेटिव। और क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन इज। तो अगर आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर के द्वारा डोनेशन हो सकता है, यहां भी लोन पेयर है, इस पर्टिकुलर के द्वारा डोनेशन हो सकता है। इट मींस अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो एक साइट ये है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है और एक साइट ये है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में दो बेसिक यूनिट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकती हैं, एक है कार्बोक्सिलेट और सेकंड है अमीन्स। तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा वो है इंटीजर टाइप में ही, द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर, इंपॉर्टेंट है, द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर, total number of cyclic isomers possible for a hydrocarbon with molecular formula C4H6। इन्हें पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। तो ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे जाए जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हो तो सबसे पहला काम करना होता है कि आप इसका DU निकालो, और DU के लिए मैंने फॉर्मूला बताया होगा कि कार्बन के नंबर को दुगना कर दें, 2 को जोड़ दें, हाइड्रोजन हो घटा दें, हेलोजन हो घटा दें, नाइट्रोजन हो जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, और जो सिस्टम में मौजूद ना हो उसको हटा दें और इसके बेसिस पे आंसर क्रिएट कर लें। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो 4 × 2 8 + 2 10 10 - 6 4 4/2, इट मींस डी होगा वो हो जाएगा 2। अब नया क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सिस्टम हमें साइक्लिक लेना है, तो अगर डी 2 है तो जो पॉसिबिलिटी सोचोगे वो पॉसिबिलिटी होगी एक ट्रिपल बॉन्ड की, 2 डबल बॉन्ड की, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग की, या 2 रिंग्स की, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइक्लिक होना चाहिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हटा दो, 2 डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हटा दो, जो पॉसिबिलिटी आपके पास बचेगी एक रिंग एक डबल बॉन्ड की बचेगी और साथ में 2 रिंग्स की बचेगी। जब हम 4 कार्बन की साइक्लिक सिस्टम सोचें तो वो साइकिल या तो 4 मेंबर्ड होगी या तो वो 3 मेंबर्ड होगी और एक मिथाइल लगा होगा, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एक ही है, तो उस हाइड्रोजन को हटाकर हम यहाँ पे हम मिथाइल लगा सकते हैं। दैट मींस स्केलेटन या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इसके अंदर केमिकली डिफरेंट पोजीशन केवल एक ही है, तो कहीं भी अगर हम डबल बॉन्ड को बनाए तो ये डबल बॉन्ड केवल एक होगा और इसका नाम होगा साइक्लोब्यूट 1E या साइक्लोब्यूटीन। लेकिन इस पर्टिकुलर के अंदर केमिकली डिफरेंट पोजीशन को देखें तो डबल बॉन्ड की केमिकली डिफरेंट पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, केमिकल डिफरेंट पोजीशन यहाँ भी हो सकती है और केमिकली डिफरेंट पोजीशन यहाँ भी हो सकती है। इट मींस हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ भी सोच सकते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ भी सोच सकते हैं और साथ में यहाँ भी सोच सकते हैं। इट मींस इस पर्टिकुलर के अंदर 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। दैट मींस टोटल अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात सोचें जिसमें एक डबल बॉन्ड और साथ में एक रिंग की पॉसिबिलिटी हो तो यहाँ से हो जाएंगे 4। अगर उस पर्टिकुलर की बात करें 2 रिंग्स होनी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर के द्वारा हम रिंग का फॉर्मेशन सोच सकते हैं कि हम यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन को निकाल कर बाईसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लें, तो एक रिंग ये और एक रिंग ये बन सकती है। इट मींस बाईसाइक्लिक का कॉरस्पॉन्डिंग एक कंपाउंड और 3 मेंबर में कोई भी एडिशनल बाईसाइकिल नहीं हो सकता है। इट मींस आंसर विल बी 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा वो दिया हुआ है, इन्होंने एक
बाइसाइक्लिक कंपाउंड लिया और इसमें बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इसके ऊपर कह रहे हैं कि वो ओजोनोलिसिस है, पहले जिंक और वाटर, पहले ये करा रहे हैं ओजोनोलिसिस, इससे कह रहे हैं वही है, और इसके बाद ये कह रहे हैं NaOH और ये एक्वस है, और सेकंड स्टेप में कह रहे हैं कि ये हीट है, मतलब रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इस पर्टिकुलर में जो क्वेश्चन दिया वो ये है, इन द प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज। तो अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें तो इसमें ओजोनोलिसिस में हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करना होता है। तो हमें सिंपल इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा। और सेकंड स्टेप में कह रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन 0, ये अल्फा, बाद में देखा गया कि एक्सटेंड करके हम इसको कीटोन में भी सोच सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस फर्स्ट फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फर्स्ट फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड or ketone which later loses a water molecule, which later loses a water molecule to form alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product, and this reaction is called as aldol condensation। तो इस पर्टिकुलर में अगर आप ध्यान से देखो तो इसी से दो हाइड्रोजन का निकलना हुआ है। मतलब अगर हम एक कैप्सूल बनाए तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड O, मतलब एक एल्डिहाइड ले लिया और दूसरे का अल्फा पोजीशन के दो हाइड्रोजन ले लिए और यहीं से हमने वाटर को सिस्टम से निकाल लिया है और कंपाउंड बना रखा है 0 अल्फा दिस विल बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स। मतलब इस पर्टिकुलर में अगर एनालाइज करें तो यहां से एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसी को सिस्टम से निकाल लो और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो। दैट मींस ये 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पे आपको मिल जाएगा एक 7 मेंबर रिंग, एक 7 मेंबर रिंग, और साथ में कीटोन होगा। कीटोन के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है और इधर ये आपने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है 1 2 3, 3 कार्बन 1 2 3, ये आपने बना लिया। तो इस पर्टिकुलर का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हो जाएगा 0 अल्फा एंड बीटा। तो टोटल नंबर ऑफ एल्डोल, टोटल नंबर ऑफ एल्डोल, वो एल्डोल रिएक्शन होगा, द नंबर विल बी 1। नेक्स्ट जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो ये है, अमंग द फॉलोइंग, इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, वो स्ट्रक्चर्स हैं NN डाइमिथाइल एनिलीन, सेकंड साइक्लोहेक्सेन बेंजोइक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी, थर्ड बेंजीन से अटैच कर रखा है OCH2 CH3 और यहां पर अटैच कर रखा है CH2OH। नेक्स्ट है फिनॉल, एक है नाइट्रोबेंजीन, नेक्स्ट है फिनॉल के पैरा पोजीशन पे, फिनॉल के पैरा पोजीशन पे NN डाइमिथाइल, बेंजीन पे एक बार इथाइल अटैच है और इसी के ऑर्थो पे एक दूसरा इथाइल अटैच है, नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन के अल्फा पोजीशन पे COOH ग्रुप अटैच है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, among the following the total number of compound soluble in aqueous NaOH, कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो सॉल्युबल है aqueous NaOH। और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इवन ये फिनॉल के साथ भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, इवन ये फिनॉल के साथ भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन इसका बेसिक कैरेक्टर इतना नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे वो
अल्कोहल के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सके। तो इस क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू वो यही पूछना चाहते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल मौजूद है और हमें अल्कोहल को सिस्टम से बाहर निकालना है। अब चेक करिए, इस पर्टिकुलर में अमीन्स ग्रुप, ये भी बेसिक, ये भी बेस, रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर आप ध्यान से देखो तो टेट्राहेड्रल कार्बन से OH अटैच है, ये है अल्कोहल और ये है ईथर, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। इस पर्टिकुलर की बात करें तो यह फिनॉल, एक रिएक्शन यहाँ हो सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो नाइट्रोबेंजीन, रिएक्शन नहीं होगा। इस पर्टिकुलर में एडिशनल फिनॉल है, रिएक्शन हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर में अल्काइल पार्ट, रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब रिएक्शन यहाँ भी पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स सॉल्युबल इन aqueous NaOH are 1, 2, 3 and 4. The answer will be 4. तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस 2010 पेपर फर्स्ट में इतने पूछे गए थे। आई होप यू एंजॉयड एंड रिवाइज फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक्स।